हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज का करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज है तारीख 31 जनवरी, 31 जनवरी 2026। करंट अफेयर की क्लासेस अब चल रही हैं। कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको मिले। अगर कभी नहीं मिलेगी तो मैं उसको कवर कर लूंगा। जैसे मान लीजिए कि कभी गैप हो जाता है तो अभी फिलहाल कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आप कोई सा भी बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या आप स्टेट के पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं भाई। आपको पता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर का वेटेज कितना रहता है, राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करूँ, पर मेरा ये भी मतलब नहीं रहता कि भाई चीज़ों को छोड़ के एक एक लाइन में क्वेश्चन को कवर किया जाए। बिकॉज कई बार चीज़ें एक वन लाइन क्वेश्चन जो है, अगर एक लाइन पढ़ोगे तो भाई वो नहीं फंसेगा, 5% चांस रहेगा कि वो क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें याद भी रहती हैं, समझ भी आता है, और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चीज़ों को वहाँ पर टेकल कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि भाई मार्टर डे यानी शहीद दिवस इसको बोलते हैं। शहीद दिवस, हिंदी में शहीद दिवस बोलते हैं, मार्टर डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 जनवरी हर साल। 30 जनवरी को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? बिकॉज डेथ एनिवर्सरी जो थी हमारे महात्मा गांधी साहब की थी। गांधी जी राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी की डेथ हुई थी। और ये डेथ नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी 30 जनवरी को 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी बात शूटेड बाय नाथूराम गोडसे। ठीक है, लगभग आप ये समझ लो कि आज़ादी के लगभग कुछ ही महीने, 3 4 5 महीने में इनको मतलब इनकी डेथ हो गई थी। ये 30 जनवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शहीद दिवस इसको कहते हैं। एक और डेट यहीं पर इंपॉर्टेंट होती है, 23 जनवरी, आई एम सॉरी 23 मार्च जो होती है 1931 में, जब एग्जीक्यूशन हुआ था 3 लोगों का, भगत सिंह, राजगुरु एंड सहदेव सुखदेव। इन 3 लोगों का, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, काफ़ी ज़्यादा वीर थे, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, जो हम आज अपनी इंडिया में आज़ादी को मनाते हुए बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कि 23 मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 30 जनवरी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है महात्मा गांधी जी की, बिकॉज वो फादर ऑफ द नेशन थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप याद रखोगे। उसके अलावा देखो, अब कुछ समरी में बात करें तो मार्टर डे 2026 ऑब्जर्व किया गया 30 जनवरी को, हर साल मनाया जाता है 30 जनवरी को। क्यों? क्योंकि डेथ एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, जिनकी नोट पर हम फोटो देखते हैं अपनी करेंसी में, नोट में। ठीक है, शहीद दिवस भी इसको कहते हैं। इस बार कहाँ मनाया गया? तो बिरला भवन दिल्ली में मनाया गया 2026 का। ठीक है, कोर वैल्यू क्या होता है कि गांधी जी जब आए थे तो देखो, रिमेम्बरिंग नॉन वायलेंस यानी सत्य, अहिंसा, अहिंसा की बात करते थे, हिंसा पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। दैट मीन्स कि नॉन वायलेंस को मानते थे। सैक्रिफाइसेस, पेट्रियोटिज्म, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने महारत हासिल करी थी और इसके बेसिस पर आज़ादी मिली। अब आप क्लियरली कोई चीज़ ऐसे नहीं कह सकते कि इसी के बेसिस पर आज़ादी मिली, परंतु पब्लिक की जो थॉट प्रोसेस थी उसको वो नॉन वायलेंस की तरफ ले जाना चाहते थे, और काफ़ी हद तक सफल भी हुए। ठीक है, मार्टर डे इंडिया में ऑब्जर्व होता है कौन से दिन को? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी टू 2 अगस्त। अब आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है, देखो आंसर आप लोग मेंशन किया करो, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूँ। बिकॉज मैं सोच चाहता हूँ कि भाई मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आप उस पर फोकस करो। जब फोकस करोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी आंसर आप बड़ी आसानी से दे पाओगे। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड न्यूज़, हमारे इंडिया में सक्सेसफुल हॉकी के कोच रहे माइकल नोब्स। माइकल नोब्स फार्मर कोच ऑफ द इंडियन हॉकी मेंस टीम, ध्यान रखना ये मेन, फीमेल के नहीं है, मेंस टीम के हॉकी कोच रहे हैं, जो अभी 72 ईयर की एज में पास हुए। ये कहाँ के थे? इंपॉर्टेंट ये है। तो पहली बात तो ये कि ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलियन हॉकी प्लेयर्स थे। ठीक है, इंडिया की मेंस हॉकी कोच माइकल नोब्स पास्ड अवे एट 72 ईयर एज, जो लंबी टाइम से बीमारी से गुजर रहे थे। अब माइकल नोब्स जो थे उनका कैरियर कि ऑस्ट्रेलिया में हॉकी खेले थे। आपको इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, बाद में और जगह उन्होंने कोचिंग करी, इंडिया में ही अकेले नहीं करी, कई और जगह पर कोचिंग करी। 76 नंबर की जर्सी पहनते थे, 76 इंटरनेशनल कैप्स पहनते थे। ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1979 टू 85 में ऑस्ट्रेलिया में खेले थे। ठीक है, 81 में हॉकी टीम वर्ल्ड कप बॉम्बे जब एंड 1984 लॉस एंजलिस में उन्होंने ओलंपिक में कम्पीट किया था। ठीक है,
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया में जो उनका कोचिंग टाइम पीरियड रहा, स्पान रहा, टेन्योर रहा, उस पे क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ वो देखना है। देखो कोचिंग रोल जो है मेंस हॉकी टीम में, नोब्स क्या था, कौन नोब्स, माइकल नोब्स। जब इंडिया में मेंस की टीम नेशनल फील्ड हॉकी में टीम 2011 में जब 2008 में हार जाती है, मतलब जब 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें इंडिया जो है पहले राउंड से डिफिकल्ट फेस, इंडिया फेल्ड टू क्वालिफाई 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, क्वालिफाई भी नहीं हुई थी इंडिया 2008 में। उसके बाद इन्होंने 2011 में इंडिया की कोचिंग संभाली और उस पर क्या हुआ कि इंडिया को क्वालिफाई करवाए, कंपीटेड इन 2012 लंदन ओलंपिक्स। 2012 का लंदन ओलंपिक्स हुआ था जहां पर इंडिया को इन्होंने क्वालिफाई करवाया। अब आप समझो कि 2008 के क्वालिफाई भी नहीं हुई थी, 2012 का लंदन ओलंपिक्स हुआ वहां पर इंडिया क्वालिफाई हुई इनके कोचिंग के अंडर में। इसलिए इनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम पूछ सकता है, इनका कैरियर पूछ सकता है, कौन सी टीम के लिए खेले थे ये, ठीक है, ये चीज़ें। समरी देख लेते हैं कि माइकल नोब्स पास जब 72 ईयर की एज में पास हुए। नेशनलिटी इनकी कहाँ थी, कि कहाँ के रहने वाले थे, तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा माइकल क्लार्क, एक माइकल क्लार्क थे, तो माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। तो आप ऐसे याद रख लो कि माइकल नोब्स ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही थे, बस क्रिकेटर नहीं थे, ये हॉकी के प्लेयर थे, इंडिया में इन कोचिंग करी, ठीक है। 76 नंबर की कैप पहनते थे, 1979 से 85 के बीच में ऑस्ट्रेलिया में खेले थे। इंडिया में कोचिंग रोल में हेड कोच एट 2012 लंदन ओलंपिक्स। उसके बाद अदर कुछ और देश है जिसके लिए कोचिंग करी, तो वो जापान था, जापान के लिए भी इन्होंने कोचिंग करी। लेगेसी की बात करें तो एक प्लेयर थे, ग्लोबल कोच थे एंड हॉकी मेंटर थे। अब क्वेश्चन है आपके सामने कि माइकल नोब्स कोच्ड एट इंडिया मेंस हॉकी टीम एट विच ओलंपिक्स, बीजिंग 2008, लंदन 2012, रियो 2016, जो टोक्यो 2020। इसका आंसर आप फिर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, राइट। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं ज़्यादा न्यूज़ कवर करूँ कम टाइम में, ताकि आपका टाइम भी लॉस ना हो, आपको वीडियो लेंदी भी ना लगे, और चीज़ें आपकी कोशिश रहती है कि छूटे भी ना, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर पाओ। अब देखो हमारे इंडिया में एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम आप सब लोग जानते हैं। उस स्टेट ने क्या किया है कि भाई आधार जो है, आधार का ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी यानी जरूरी कंपलसरी कर दिया है। किसमें, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, यानी प्रॉपर्टी आप बेचते हो खरीदते हो, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जब होगा उसमें आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया है, आधार का ऑथेंटिकेशन यानी वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है, जरूरी कर दिया है। और वो कौन सा स्टेट है, वो स्टेट है भाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये बोला है कि आधार ऑथेंटिकेशन विल बी मैंडेटरी फॉर द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, बेचते हो, तो जो बायर होगा, जो खरीदने वाला मतलब जो बेचने वाला होगा वो सेलर होगा, जो बायर होगा खरीदने वाला वो बायर होगा, और जो उस टाइम पर विटनेस होंगे, कहते हैं ना कि विटनेस यानी कुछ साक्ष्य भी होते हैं दोनों साइड से या किसी एक साइड से, तो जो साक्ष्य होंगे इन तीनों तीनों लोगों का, यानी बायर का, सेलर का और विटनेसेस का, इन तीनों लोगों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैंडेटरी होगा आधार का, ठीक है। तभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा, फेल माना जाएगा, राइट। ये इफेक्टिव कब से होगा, 1 फरवरी 2026 से इफेक्टिव होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ध्यान रहे। 1 फरवरी 2026 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश विल रिक्वायर मैंडेटरी आधार वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, ठीक है, जिसमें से एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन बायर, सेलर एंड विटनेसेस मस्ट अंडरगो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यूजिंग आधार, ठीक है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंप्लीटेड। ये चीज़ें ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा या कंप्लीट नहीं होगा। कुछ चीज़ें समरी के रूप में कि देखो आधार मेड मैंडेटरी फॉर द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। एक बार फिर से बता रहा हूँ कौन से राज्य ने ऐसा किया है, तो भाई ये यूपी ने किया है, उत्तर प्रदेश ने ऐसा काम किया है। उत्तर प्रदेश ने किया है बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन। एक चीज़ भाई फिर से क्लियर कर दूँ, बायोमेट्रिक देखो कई चीज़ों का हो सकता है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पर अगर आपका बायोमेट्रिक कभी फिंगर लगा है या इन फ्यूचर हो सकता है, तो बायोमेट्रिक का मतलब कि आप कंप्यूटर पर चीज़ों को करवा रहे हो, अपना बायोडाटा दे रहे हो। पर आधार का ध्यान रखना कि आधार का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। अब इफेक्टिव कब से होगा यानी लागू कब से होगा, तो 1 फरवरी 2026 से, मतलब कल से। अप्लाई टू बायर, सेलर एंड विटनेसेस, 3 लोगों में अप्लाई होगा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि प्रिवेंट लैंड फ्रॉड, जो होता है कि एक ही लैंड को जैसे मान लो कई लोगों को बेच दिया, तो भाई वहाँ पर बायर जो बेचने वाला है, तो मतलब जो सेलर है तो कई लोगों को बेचेगा, अगर एक को बेच दिया तो सेम प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है तो किसी दूसरे को नहीं बेच सकता, जिससे लैंड का जो फ्रॉड होता है वो भी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, राइट। क्वेश्चन है आपके लिए कि विच डेट विल आधार ऑथेंटिकेशन
बिकम मैंडेटरी फॉर द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश? कौन सी डेट है? 1 जनवरी 2026, 1 फरवरी 2026, 15 फरवरी, 1 मार्च 2026। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मेक्स आधार इज अ वैलिड प्रूफ फॉर SIR वोटर लिस्ट। SIR क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब ये SIR एक्चुअली जब वोटिंग होती ना, तो वोटर लिस्ट के टाइम पर ये काम आता है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। तो उस टाइम पर आपका आधार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आधार का रोल क्या होगा, आगे देखते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हैज वंस अगेन स्टेप्ड इनटू द हेल्थ डिबेट। ये सारी चीजें हो गई। फॉर्मली डिफेंडेड द एक्सेप्टेंस ऑफ आधार आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। मेन कहने का मतलब ये कि अब आधार इज नॉट ओनली द सिटीजनशिप। जैसे अभी तक क्या था कि अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप ये माने जाते हो कि आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया के नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो। परंतु अब सिर्फ भारतीय नागरिकता नहीं, बल्कि अब आपका एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रूफ माना जाएगा, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा अंडर द इलेक्शन लॉ। क्लियर है? The judge clarified that Aadhaar is only one among the 11 documents prescribed by the Election Commission of India for SIR यानी Special Intensive Revision। Special Intensive Revision है क्या? एक डिटेल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है टू क्लीन एंड अपडेट इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल के टाइम पर काम आता है। अनलाइक एनुअल रिविजन, SIR फोकस लार्ज स्केल वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी डुप्लीकेट। SIR ये फोकस करता है कि जब आपका इलेक्शन हो रहा है तो कोई आपका डुप्लीकेट वोट ना डाल पाए। माइग्रेटेड, आप माइग्रेटर मर गए, डिसीज्ड हैं, मीन्स आपकी डेथ हो चुकी है, या माइग्रेट हो गए, या रंगली कोई इंक्लूडेड जो वोटर में आप इंक्लूड कर लिए गए, तो ये सारी चीज़ों को SIR मेक श्योर करता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कि कुछ समरी चीजें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने न्यूज में क्या था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिफेंड किया आधार एज अ आइडेंटिटी प्रूफ फॉर SIR वैलिड। मेन इशू क्या है कि वैलिडिटी ऑफ आधार इन इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन। कोर्ट का ये है कि आधार इज आइडेंटिटी प्रूफ नॉट सिटीजनशिप प्रूफ। सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होगा, आइडेंटिटी प्रूफ होगा आपका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको अथॉरिटी दी है, इन्वॉल्व है। कौन से आर्टिकल में आता है? तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में आता है, 324 में, आर्टिकल 324 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ठीक है, कंसर्न मेन ये है कि माइग्रेशन, डिलेशन ऑफ द वोटर, ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ये है कि अभी मैं पीछे ये बोला था कि आधार कार्ड पहले सिटीजनशिप होता था, अभी सिटीजनशिप अब नहीं होगा। मतलब आधार से अब आप ये नहीं माने जाओगे कि सिटीजनशिप है, आपका सिर्फ वो आइडेंटिटी प्रूफ होगा कि आधार इज वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स विच आर इन द आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, जो आइडेंटिटी प्रूफ में 11 डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें से आधार एक है, बट वो सिटीजनशिप को आपको वैलिड यानी वेरीफाई नहीं करेगा। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई दैट आधार कैन बी यूज्ड इन इलेक्शन प्राइमरली एज। पहला ऑप्शन है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, दूसरा ऑप्शन है प्रूफ ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब कि कंट्री के पर्टिकुलर आप लोकल हैं, लोकल का मतलब पर्टिकुलर सिटी से नहीं है, लोकल का मतलब कि आप इंडियन हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ नेशनलिटी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब मैं आपका आंसर बता देता हूँ। देखो, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का काम करेगा, ऑप्शन सी विल बी क्लियर आंसर। ठीक है, अगली न्यूज की बात करते हैं। कर्नाटका डोमिनेटिंग इंडिया की जीन AI बूम स्टार्टअप में कर्नाटका डोमिनेट किया है। मींस जीन का मतलब देखो, GEN लिखा है ना, एक्चुअली वो GENE वाला नहीं है। जीन मतलब यहाँ पर जनरेटिव है, AI का मतलब आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम एक्सपांड हो रहा है, जिसमें कर्नाटका हैज इमर्ज एज द अनडिस्प्यूटेड लीडर। अनडिस्प्यूटेड लीडर का मतलब कि उसके आसपास कोई ठहर ही नहीं रहा, कोई और स्टेट। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड लीडर जो अभी दो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग कर्नाटका नियरली 39% ऑफ द इंडिया जीन AI स्टार्टअप। समझ लो पूरे इंडिया में कितने स्टेट कितने यूटी हैं, उसमें से अकेले कर्नाटका 39% है। अब आप समझ लो, इसीलिए अनडिस्प्यूटेड लीडर है। राइट, इंडिया एक्सप्लोडिंग जेन AI स्टार्टअप। टेक्नोलॉजी के मामले में अगर बात करें तो इंडिया की टेक्नोलॉजी जो है अभी 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल में बात करें तो तीसरे लार्जेस्ट है। एंड जेन AI इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स। ज़्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि कर्नाटका जो है अनडिस्प्यूटेड लीडर है, सबसे ज़्यादा है, लीड कर रहा है इंडिया में। पूरे टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया में 3rd लार्जेस्ट है ग्लोबल में। एंड जनरेटिव जो AI है वो अभी सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है सेगमेंट है। ठीक है,
न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कर्नाटका होस्ट 39% ऑफ द इंडिया जेन एआई स्टार्टअप। सोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार बात हो रही है। ग्रोथ की बात करें तो 3 गुना H1 ये 2024 से हो रहा। ठीक है, अब ये की हब क्या है, अब आपको मैं बताऊं तो कर्नाटका में मेनली जो बेंगलुरु सिटी है वो इस मामले में सबसे आगे है। ठीक है, पर बेंगलुरु के अलावा जो और भी सिटी हैं वो भी मतलब एट द सेम टाइम वो भी साथ साथ कदम बढ़ा रही हैं। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में सबसे आगे, ध्यान रखना। सपोर्ट 1 लाख करोड़ आरडीआई इनिशिएटिव है। क्वेश्चन है, देखो जितनी चीज़ें जानने की होती है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ होती है, किसी में थोड़ा कम, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना। बिकॉज मैं अगर जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा चीज़ें जानने की नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 विच स्टेट होस्ट द हाईएस्ट शेयर ऑफ द जेन एआई स्टार्टअप इन इंडिया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे। ठीक है, चलो अगली न्यूज़। अभी क्या हुआ है कि शार्प फॉल इन द एनपीए एंड राइज इन द बैंक प्रॉफिट। ये इंडिया की बात हो रही है। अब भाई हमारे देश में देखो एनपीए क्या होता है। सबसे पहले तो आप एनपीए जानो कि एनपीए क्या होता है। एनपीए वो चीज़, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। जैसे बैंक ने मान लो कि किसी को लोन दिया, अब लोन तो दे दिया, जैसे मान लो कि सपोज विजय माल्या को लोन दिया, अब वो भगोड़ा लेके पैसा भाग गया। ठीक है, तो अब वो इंडिया मतलब बैंक को वापस नहीं मिल रहा है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है इंडिया के लिए वो मतलब एज अ बैंक के लिए वो एनपीए का काम करेगा। मतलब अब उस पर ना तो प्रिंसिपल आ रहा है ना तो इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब मूलधन और ब्याज कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो एनपीए हो जाता है। ठीक है, तो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। जो असेट यानी बैंक का असेट होता है, असेट मतलब जो चीज़ें अपनी होती हैं हम किसी और को दे देते हैं, वो असेट होता है। असेट लाइबिलिटी दो चीज़ें होती हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब जो बैंक का वो असेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब बैंक को कुछ भी मिल ही नहीं रहा है, मतलब प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट बैंक के रिस्पेक्ट में बात करें तो बैंक के लिए मिल नहीं रहा, तो बैंक के लिए निगेटिव चीज़ होती है, और बैंक के लिए निगेटिव है, दैट मीन्स कि हमारे एज अ कंट्री के लिए भी निगेटिव है, हम सब के लिए निगेटिव है। बिकॉज वो एनपीए जो है अगर एक लेके भाग गया तो बैंक कहाँ से वेरीफाई करेगा, मतलब उसको बैलेंस करेगा, या गवर्नमेंट कहाँ से उसकी भरपाई करेगी? भाई हम आप लोगों से ही तो थोड़ा थोड़ा किसी न किसी रूप में लेके भरपाई करेगी, तो हम सबके लिए गलत बात होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारा एनपीए गलत चीज़ है, एनपीए गलत चीज़ है, और गलत चीज़ जितनी कम हो उतना ही अच्छा होता है। आई होप कि आप चीज़ें समझ पा रहे हो। तो एनपीए गलत चीज़ है हमारे लिए, बैंक के लिए। तो एनपीए जो है अभी घटा है, तो गलत चीज़ें घट रही है, दैट मीन्स कि इट इज़ गुड, अच्छा होगा, है ना। गलत चीज़ें अगर घटती हैं तो अच्छा है। तो एनपीए घटा है और शार्प फॉल हुआ है, मतलब बड़ी तेज़ी से घटा है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। और एक और अच्छी बात ये कि बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है। दोनों चीज़ें ध्यान रखना। ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार हो रही बात। Sharp improvement in the asset quality of the bank. Scheduled commercial bank has witnessed major turnaround in the asset quality. Both ग्रास एनपीए एंड नेट एनपीए, दोनों आप जानते हो कि ग्रास और नेट में अंतर समझते हो। ग्रास एनपीए और नेट एनपीए, बिकॉज देखो अब मैं इकोनॉमी यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, करंट की न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकता। ठीक है, ग्रास एनपीए और नेट एनपीए रेशियो हैव फॉलन मल्टी डिकेडल रिकॉर्ड लो। एनपीए मतलब जो हमारा अभी तक का रिकॉर्ड लो घट रहा है, मतलब घटा है, एंड इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है। इसमें मैं बताऊं तो मोस्ट नोटेबली जो रिकवरी रेट हमारा एनपीए का है नियरली डबल, रिकवरी रेट एनपीए का डबल हो गया। अब रिकवरी रेट आप कहोगे कैसे? भाई मान लो कि आपके बैंक के 100 रुपये चले गए थे, आ ही नहीं रहे थे। अब बैंक क्या करता है कि मान लो 100 रुपये कोई नहीं मिल रहा, बैंक ने लोन दिया किसी को, लेके भाग गया पैसा, प्रिंसिपल ब्याज सब कुछ लेके चला गया, तो वो बैंक का एनपीए हो गया। अब उस एनपीए पर बैंक क्या करता है कि किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करता है कि भाई 100 रुपये है, 10 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, जितना भी मिल जाए उतना भी गुड होगा, उतना ही अच्छा होगा, जितना मिल जाए उतना ही अच्छा, ना से तो बेहतर है। तो उसमें क्या था कि पहले 13 पॉइंट देखो 13.2% फाइनेंशियल ईयर 2018 में था, वो बढ़ के अभी इसका 13 का 26 हो गया, 26.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये डबल हो गया है, मतलब 18 के कंपेयर में 26.2% हमारा। ठीक है, जो हम रिकवरी रेट होती है हमारी एनपीए की, तो जिसके वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, इसीलिए कि हमारा एनपीए की रिकवरी जब ज़्यादा होगी तो एनपीए हमारा घटेगा। ठीक है, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। इकोनॉमी में चीज़ें लिंकेज होती हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख लो। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 रिकवरी रेट इन एनपीए ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल ईयर 2025 अप्रॉक्सीमेटली कितनी है?
13% नहीं भाई, 18% नहीं भाई, 40% नहीं, 26% यहाँ पर देखो अप्रॉक्स बोला है। तो एग्जैक्टली बात करूँ तो 26.2% है ये फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, परंतु अप्रॉक्स में बोला है तो 26% आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो आई होप कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई आपको। अगला न्यूज़ है, ताइवान जो बिल्ड किया है, एक खुद की सबमरीन बिल्ड किया है और ये उसकी इंडिजिनसली सिर्फ लैंड डिफेंस होने के लिए। ठीक है, ताइवान बिल्ड किया है ओन खुद की सबमरीन, फर्स्ट अंडर वाटर ट्रायल सिग्नल स्ट्रेटेजिक शिप। मेजर डिफेंस माइलस्टोन हुआ है, ताइवान है सक्सेसफुली कंडक्टेड फर्स्ट अंडर वाटर सी ट्रायल ऑफ द डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमरीन। उसने खुद डोमेस्टिकली बनाया है। इसका टारगेट क्या है, ताइवान फोकस ऑन सेल्फ रिलायंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिफ्लेक्ट इट्स डिटर्मिनेशन। समझ आया। माइलस्टोन इन ताइवान सबमरीन प्रोग्राम। देखो ताइवान जो उसका नाम, सबसे पहले नाम ध्यान रखना, नारवाल। अब इसका नाम आप प्रोनाउंसिएशन देख लो, NARWHAL। तो नारवाल आप पढ़ सकते हो। एक सबमरीन है जो ताइवान खुद बनाया है। सैलो वाटर अंडर वाटर है। सैलो को मतलब कि कम गहरा होता है, तो सैलो वाटर अंडर वाटर ट्रायल ऑफ साउथर्न पोर्ट सिटी ऑफ काओशविंग। अब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ताइवान की चीज़ें इधर उधर हो सकती है। तो काओ स्विंग ये इस जगह में हुआ है, जो सबमरीन का नाम है नारवाल। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इन सब के कंफर्मेशन CSBC कॉरपोरेशन, इसका CSBC का आप फुल फॉर्म बताओगे, ये चाइना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेन दो चीज़ें ध्यान रखना, एक जगह जगह भी याद रखो कि ना रखो, ये सबमरीन का नाम जरूर याद रखना, थोड़ा सा याद रख लो तो अगर हो जाए तो सैलो वाटर अंडर वाटर है। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ताइवान फर्स्ट इंडिजिनियस सबमरीन दैट कंप्लीटेड अंडर वाटर ट्रायल? डॉल्फिन, सी ड्रैगन, नारावल, ब्लू व्हेल। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मूव करते हैं अगली न्यूज़ के लिए। PFRDA ने एक नई चीज़ लॉन्च करी है, NPS स्वास्थ्य स्कीम। NPS स्वास्थ्य स्कीम किसने लॉन्च करी है भाई? PFRDA ने लॉन्च करी है, ध्यान रखना। एंड हाउ डज इट कवर हॉस्पिटल बिल? एक्चुअल में होता क्या है कि भाई जो PFRDA ने NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, और इसका पर्पज़ ये है कि जो लोगों की जो मतलब जैसे हॉस्पिटल का बिल होता है वो ज़्यादा आ जाता है, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंट को राहत मिले और उनका पैसा ज़्यादा खर्च ना हो। देखो NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम एक हेल्थ लिंक कंट्रीब्यूटरी पेंशन प्रोडक्ट है, इंट्रोड्यूस विद इन द नेशनल पेंशन सिस्टम फ्रेमवर्क। इट मीन्स आउट पेशेंट, जिसको OPD आप बोलते हो, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस को कम करे। किसने लॉन्च किया, बस अगर आप इतना ध्यान रख लोगे कि NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम किसने लॉन्च किया है तो आपका काम हो जाएगा। PFRDA ने ये लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि एट द टाइम व्हेन द हेल्थ केयर कॉस्ट आर राइजिंग शार्पली, हेल्थ केयर कॉस्ट जो है शार्पली जब राइज होती है, दिस इनिशिएटिव विल रीशेप हाउ इंडियन प्लान फॉर बोथ हेल्थ एंड रिटायरमेंट, दोनों चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया? RBI, SEBI, PFRDA, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या है कि कई सारी कंट्री जो पहले मतलब कि 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल पहले जो हमारी इंडिया की जो प्राइसलेस मेट यानी हमारी कुछ मूर्तियां जो उठा के ले जाते थे, स्कल्पचर जो ले जाते थे इंडिया से, अब उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि भाई हमने इंडिया के साथ या एशियन कंट्री के साथ गलत किया है। अब वो धीरे धीरे करके एक एक कभी कोई कंट्री कभी कोई कंट्री कुछ चीज़ें रिटर्न करते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यूनाइटेड स्टेट जो USA है, मोस्ट पावरफुल कंट्री, तो यूनाइटेड स्टेट ने कुछ चीज़ें हमारी रिटर्न करी है 30 जनवरी अभी कल। तो इसमें 3 एंसेंट ब्रोंज स्कल्पचर इन इंडिया को रिटर्न करा है, कंफर्मिंग इलीगल रिमूवल डिकेड ईगो। इलीगल तरीके से कुछ डिकेड ईगो उठा ले गए थे। ठीक है, किसने रिटर्न किया है? US म्यूजियम में रखी थी जो प्राइसलेस ब्रोंज ब्रोंज बैक टू इंडिया। ठीक है, अब इसमें देखो रिटर्निंग द स्कल्पचर क्यों रिटर्न किए? वहाँ की आर्टिफैक्ट, जो इन चीज़ों आर्टिफैक्ट बोलते हैं अथवा स्कल्पचर बोलते हैं, तो इसने क्या किया कि अमेरिका में USA में एक स्मिथोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ द एशियन आर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, ये ध्यान रखना नाम है एशियन आर्ट। तो ये एशियन आर्ट अमेरिका में है कि अमेरिका में एशियन से जो भी ऐसी स्कल्पचर ले जाते थे तो उस पर्टिकुलर नाम में मतलब वहाँ पर उसको सुरक्षित रखते थे। तो नाम ध्यान रखना, स्मिथोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट USA में है। तो यहाँ पर ये चीज़ें रखी थी, इंडिया को रिटर्न किया गया है। 3 मूर्तियाँ हैं एंसेंट ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ इंडिया। और वो मूर्तियाँ कब की हैं? तो भाई वो मूर्तियाँ जो चोला एंड विजयनगर एम्पायर टाइम की हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, चोला एंड विजयनगर के टाइम पीरियड की हैं। ब्रोंज मेटल है,
न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि यूएस म्यूजियम रिटर्निंग द एंसेंट इंडियन ब्रोंज कहाँ पर रखी थी? अमेरिका में। तो स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ द एशियन आर्ट। आर्टिफैक्ट किस किस चीज़ की थी? देखो, एक शिव नटराजन की थी, शिवा नटराज एंड सोमस्कंद एंड सेंट सुंदरा। ठीक है। लीगल बेस क्या है कि भाई वॉयलेशन ऑफ द इंडियन एंटिक्विटी लॉ, इंडियन एंटिक्विटीज लॉ का जो है वॉयलेशन होता था। स्पेशल अरेंजमेंट शिवा नटराजन एंड द लॉन्ग टर्म लोन। कौन से? अब देखो, विच म्यूजियम अनाउंस द रिटर्न ऑफ द इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर टू इंडिया? कौन से म्यूजियम ने? ब्रिटिश म्यूजियम नहीं भाई, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ द एशियन आर्ट, लवर म्यूजियम। आप आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो, इंडिया की मीटिंग जो हुई अरब नेशन के साथ हुई है। अरब नेशन मतलब अरब नेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनने मीटिंग करी इंडिया और अरब नेशन के फॉरेन मिनिस्टर ने, लगभग 10 साल के बाद, मीटिंग आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। इंडिया सेट टू होस्ट द मेजर डिप्लोमेटिक इवेंट्स, जिसमें क्या हुआ 31 जनवरी को न्यू दिल्ली विल होस्ट द सेकेंड। आप ध्यान रखना, 10 साल के बाद ये सेकेंड है, मतलब टोटल सेकेंड है, 10 साल के बाद नहीं। 10 साल बाद तो पहली बात हुई है, सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है। इसको होस्ट किसने? को चेयर इंडिया एक किया है, और अरब नेशन का पूरा मिल के एक यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चेयर किया है। मतलब इंडिया एंड यूएई ने मिलके चेयर किया है। यूएई जो है वो पूरे अरब नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अबाउट इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, देखो, इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इज हाई लेवल डायलॉग मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड लीग ऑफ अरब स्टेट। अरब स्टेट में कई सारी कंट्रीज आ जाती हैं, जिसमें इसमें क्या हुआ, इस प्लेटफॉर्म में पॉलिटिकल डायलॉग, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अक्रॉस द मल्टीपल सेक्टर, ये सारी चीज़ें हुई, जिसमें से फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द अरब लीग मेंबर कंट्री अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अरब लीग, मतलब उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अरब लीग थी। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? वाइड रेंजिंग ऑफ द अरब कंट्री इसमें मीटिंग का पार्टिसिपेशन हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ द, देखो, कंट्री, जो कंट्री इसमें शामिल है, लाइक सोमालिया है, पैलेस्टीनियन है, कोमरोज है एंड सूडान, ये कंट्री, इनके सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अरब लीग शामिल हैं। न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इज बीइंग को चेयर्ड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? तो एक तो इंडिया अपनी जगह खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरे अरब नेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपके पास ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, राइट। इंडिया ने लॉन्च किया, इंडिया लॉन्च द फर्स्ट एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। अब आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसमें कि भाई, इंडिया की पहली एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कौन से राज्य में बनी है। जगह जगह पूछेगा ये, डायरेक्टली राज्य आपसे पूछ देगा कौन से स्टेट में बनी है। तो ये इंडिया की पहली, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द इंडियन यूनिवर्सिटी विल नाउ एआई पावर्ड टीचिंग लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसमें रहेगा। तो इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया है ये ध्यान रखना, यूपी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। ठीक है, उस स्टेट का नाम याद रखोगे। इंडिया की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में लॉन्च किया गया। यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो मेरठ में है। मेरठ, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आप जानते हो, पांडवों का बर्थ प्लेस था। तो पांडवों की लड़ाई हुई थी, लड़ाई तो कुरुक्षेत्र में हालांकि हुई थी। तो मेरठ, वो हस्तिनापुर वाला मेरठ है। तो वहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ लॉन्च हुआ है इंडिया की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान रखोगे, इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भाई आप समझ सकते हो कि कभी कभी ना, कई बार चीज़ें थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाती हैं, अदरवाइज मिनिस्ट्री उस चीज़ से जुड़ी हुई ही होती है, मतलब नाम उसका जो है अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। बिकॉज कई बार हमें, मतलब देखो, गेस वर्क करना होता है, जब एग्जाम में चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, तो फिर हमें वहाँ पर एट टाइम पूरी चीज़ें क्लियरली ध्यान नहीं आती, तो थोड़ा सा हमें ऐसी चीज़ें अगर दिमाग में रहें तो बेहतर रहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेज इन कोलैबोरेशन विथ गूगल का क्लाउड एंड चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ में है। ठीक है, CCU हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ पायलट कैंपस, जहाँ पर AI टूल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया, समरी की बात कर लेते हैं, इंडिया फर्स्ट AI इन वाली यूनिवर्सिटी पायलट लॉन्च कहाँ हुई है भाई? पायलट कैंपस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ में है। ये यूपी की बात हो रही है, ध्यान रखना, एटलीस्ट स्टेट तो याद ही रखना। की पार्टनर कौन है? गूगल का क्लाउड है, और AI का प्लेटफॉर्म AI का जिमिनी है। ठीक है, और फोकस एरिया जो AI ट्यूटर, स्मार्ट कैंपस, एडमिन ऑटोमेशन,
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस, ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, राइट। अब क्वेश्चन है आपसे कि विच यूनिवर्सिटी इज पायलटिंग द इंडिया फर्स्ट एआई इनेबल कैंपस, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है या यूनिवर्सिटी की बात किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, बनारस बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, राइट। चलो अगले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। ओएनजीसी ने एक प्रज्ञा एक्स नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको लॉन्च किया है। प्रज्ञा एक्स, AI एक्स है एक्चुअली, एक्स ई एक्स वाला नहीं है, कि प्रज्ञा एक्स नाम का एक ओएनजीसी ने ऑपरेशन लॉन्च किया है। ओएनजीसी जो एनर्जी की बहुत बड़ी एक्सप्लोरर है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसने लॉन्च किया है। प्रज्ञा एक्स है क्या? देखो प्रज्ञा एक्स जो है AI एक्स सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ब्रिंग ओएनजीसी AI एप्लीकेशन को एक जगह पर इंटीग्रेट करता है। समझ आया? क्या है प्रज्ञा एक्स? जो है एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर ओएनजीसी की AI एप्लीकेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में इंटीग्रेट करता है। इतना अगर जान लोगे आप कि प्रज्ञा एक्स किसने लॉन्च किया है, बस आपका शायद काम हो जाए। ओएनजीसी ने लॉन्च किया है। वो ये प्रज्ञा एक्स है क्या भाई? एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट ब्रिंग्स टुगेदर ओएनजीसी AI एप्लीकेशन इनटू वन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओएनजीसी की जितने AI एप्लीकेशन सिस्टम उन सबको एक जगह पर इंटीग्रेट करता है। समरी की बात करते हैं। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि लॉन्च ऑफ द प्रज्ञा एक्स बाय ओएनजीसी ने लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म टाइप जो है यूनिफाइड AI एंड इनोवेशन एक्सचेंज है। AI का ऐप जो है इंटीग्रेटेड लगभग 26 प्लस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया है। इसका की फंक्शन जो है सीजमिक एनालिसिस, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। स्ट्रेटेजिक गोल जो है एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। सेक्टर कौन कौन से सेक्टर को अफेक्ट करेगा, यानी प्लस में रहेगा, तो बेंचमार्क फॉर द AI इन ऑयल एंड गैस। अब आपको ओएनजीसी ने लॉन्च किया तो भाई अपने में ही करेगा, ऑयल एंड गैस में ही करेगा AI के लिए, ठीक है। प्रज्ञा एक्स जो क्वेश्चन है, प्रज्ञा एक्स रिसेंटली लॉन्च बाय ओएनजीसी इज रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द ऑयल एंड गैस ऑपरेशन, न्यूक्लियर पावर ऑपरेशन, कोल एंड माइनिंग ऑपरेशन। आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर उसके बाद देखना आंसर इसका, देखो बी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन, ठीक है। अगला न्यूज़ देखो, एक स्कीम निकली है, उसका नाम है मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात। एतिकोली दूतीपात, देखो प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा सा वेरी कर सकता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम ने लॉन्च किया, आसाम की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। क्या स्कीम का नाम है? मुख्यमंत्री। वो तो मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया, चलो वो भी ठीक है। एटलीस्ट इतना याद रखो कि एतिकोली दूतीपात स्कीम किसने लॉन्च किया? भाई असम के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि स्टेट ऑफ द आसाम ने लॉन्च किया है एक सिग्निफिकेंट वेलफेयर स्कीम। किसके लिए लॉन्च किया ये ध्यान रखना, टी गार्डन के लिए, और स्पेशली उसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं उनके लिए, ठीक है। टी गार्डनर जो हो, जो टी गार्डन में काम करते हैं उनके लिए लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च किया है भाई? असम गवर्नमेंट ने। आपको पता है कि चाय ज़्यादा कहाँ होती है इंडिया में? तो असम साइड होती है, असम वेस्ट वेस्ट बंगाल उधर सिक्किम साइड, तो असम जो है उसमें इंपॉर्टेंट है। तो असम गवर्नमेंट ने इसीलिए लॉन्च किया टी गार्डनर के लिए एतिकोली दूतीपात। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। एतिकोली दूतीपात, ठीक है। ये टी गार्डनर के लिए ये स्कीम असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें न्यू फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। अब इसका देखो एक बार दिया जाएगा, प्रोवाइड वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट। ऐसा 2-4 बार 3 बार 10 बार नहीं दिया जाएगा, एक बार वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट होगा टी गार्डनर के लिए। स्पेशली मैं बताया कि प्रेग्नेंट जो वोमेन होती हैं टी गार्डन में काम करती हैं, वो आसाम टीम ग्रोइंग रीजन, ठीक है। लॉन्च स्कीम एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, देखो इसको जो असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें ट्राइब्यूट टू टी ट्राइब, जो टी पर वहाँ टी ट्राइब वहाँ पर जो काम करते हैं उनके लिए है कि उनको स्मूथ, इसका मतलब ये है कि स्मूथ एंड टाइमली डिसबर्सल ऑफ द बेनिफिट, उनको टाइमली बेनिफिट बांटा जाए, ठीक है। वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर टी वर्कर। देखो एतिकोली दूतीपात स्कीम में जिसमें 300 करोड़ इसमें डिसबर्स किया जाएगा, बांटा जाएगा। 5,000 रुपये हर किसी को मिलेगा। तो मोर देन 6 लाख टी गार्डन, 6 लाख से ज़्यादा जो टी गार्डनर है कहाँ कहाँ है? 27 डिस्ट्रिक्ट में, 73 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में। कितने? 27 डिस्ट्रिक्ट, 73, एटलीस्ट 27 डिस्ट्रिक्ट याद रख लो। कंस्टिट्यूंसी असेंबली अगर कंस्टिट्यूंसी याद रखो तो ठीक है, ना रखो तो कोई बात नहीं है। 27 डिस्ट्रिक्ट में जिसमें 6 लाख से ज़्यादा टी गार्डनर है, उनको 5,000 रुपये हर एक बंदे को एक बार दिया जाएगा। वन टाइम असिस्टेंट है, असिस्टेंस, ठीक है। समरी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई
इसमें लॉन्च स्कीम का क्या नाम है, एतिकोली द्वितीय पात स्कीम। 6 लाख से ज़्यादा टी वर्कर काम कर रहे हैं, 5,000 रुपये वन टाइम असिस्टेंट दिया जाएगा। 836 टी गार्डन, अब पूरे स्टेट में 27 डिस्ट्रिक्ट में 836 या उससे ज़्यादा गार्डन है, टी गार्डन, तो उन सब में जितने वर्कर्स काम करते हैं उनको दिया जाएगा। स्पेशली जो प्रेग्नेंट वोमन है उनको। एडिशनल मेजर में जो मोबाइल क्रिसेज होते हैं, टॉयलेट एंड लैंड राइट। क्रिचेस आप समझते हो क्या होता है भाई? क्रिचेस वो होता है जैसे कि फीमेल्स यानी महिलाएं जहाँ काम करती हैं, तो काम करती हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों को घर पर ना छोड़ के वो वहाँ ले जाती हैं, और वहाँ ले जाती हैं मतलब समझ लो कि लगभग बच्चे 4 6 8 महीने साल भर के या उससे छोटे होते हैं, तो वहाँ पर ले जाती हैं। तो उनको जैसे 8 घंटे के काम है, 10 घंटे का, तो वहाँ पर उन बच्चों की सारे सारे फीमेल्स के बच्चे एक जगह पर रखे जाते हैं जहाँ पर कोई देख रेख करने वाले होते हैं। और जब उनको ज़रूरत होती है, खाना पीना मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं जब फीमेल्स उनको ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उनके बच्चों की देख रेख होती है, तो वो क्रीचेस कहलाता है। ठीक है। इंडस्ट्री लेगेसी की बात करें तो 200 ईयर ऑफ द आसाम, मतलब इसमें ये ऐसा इंडस्ट्री की लेगेसी चल रही है, मतलब ये चाय वाय की, तो वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री एतिकोली दोतीपात स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, कौन से सेक्टर के लिए? अब देखो इसमें आपसे राज्य पूछ सकता है किसने लॉन्च किया है, कौन से सेक्टर के लिए, तो सेक्टर तो इंपॉर्टेंट है, राज्य एट द सेम टाइम स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। फिशरीज के लिए है क्या, हैंडलूम के लिए है क्या, टी इंडस्ट्री वर्कर के लिए है क्या, माइनिंग के लिए? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, बिकॉज अगर आप चीज़ें समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो भाई आंसर तो बड़ा आसान है। ठीक है, बिकॉज मैं उतनी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आंसर में कोई दिक्कत ना हो, आप क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। ठीक है। फिर एक और न्यूज़ है, यूरोपियन यूनियन ने ब्रांडेड ईरान का IRGC को टेरर ग्रुप बताया है। ठीक है, किसने बताया है? यूरोपियन यूनियन ने। एक यूरोपियन यूनियन ने जो IRGC मतलब ईरान का एक पावरफुल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, इसको ईरान का पावरफुल जो ग्रुप है ईरान का, उसको EU ने टेरर ग्रुप बताया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स जो इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में, फॉलोइंग ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन, ईरान का जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद 1979 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। बस ज़्यादा कुछ जानना नहीं है इसमें, कि आपको इतना जानना है कि IRGC जो है ईरान का एक ग्रुप है जिसको अभी यूरोपियन यूनियन ने इसको टेरर ग्रुप बताया है। ठीक है। इसकी कुछ छोटी सी समरी ये है कि यूरोपियन यूनियन डिजाइन ईरान का IRGC एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1979 में बना था, पोस्ट इस्लामिक रिवॉल्यूशन, पोस्ट मतलब उसके बाद ईरान ईरान सॉरी इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद। जस्टिफिकेशन में ह्यूमन राइट, मतलब यूरोपियन यूनियन बोलता है कि ह्यूमन राइट का अब्यूज हो रहा है, रिप्रेशन उनका मतलब उत्पीड़न हो रहा है, रीजनल डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। इज देयर परसिक्यूशन, असेट फ्रीज हो जाता है, ट्रेवल, ये इसका लीगल इम्पैक्ट है कि ट्रेवल बैन्स, सिक्योरिटी में इनहेंस्ड यूरोपोल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन रिसेंटली डिजाइनेटेड विच ईरानियन एंटिटी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ईरानियन की आर्मी को किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस को किया है क्या, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को किया है क्या, या क्वाड्स फोर्स को किया है? आंसर अगेन कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे आप। ठीक है। चलो बस 2-3 और न्यूज़ छोटी छोटी आप पढ़ लो, कंप्लीट करेंगे। उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर एविएशन प्रमोशन के लिए मिला है। ठीक है। उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर एविएशन प्रमोशन, एविएशन मतलब हवाई यात्रा के प्रमोशन के लिए उत्तराखंड को मिला है। अब कंक्लूजन में मैं आपको बताऊं तो भाई आपको पता है कि उत्तराखंड जो है पहाड़ी एरिया में है, वहाँ पर ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगह है, पहाड़ है, तो उसने मतलब एविएशन सेक्टर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि उसको बेस्ट स्टेट यानी पूरी इंडिया में बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है एविएशन सेक्टर में। ठीक है, ध्यान रखोगे। उत्तराखंड नोन फॉर द माउंटेन एंड रिमोट टेरेन, रिमोटली टेरेन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड हैज नेम एज द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम एट द विंग्स, कहाँ बिना इकोसिस्टम एट विंग्स इंडिया 2026, ये ध्यान रखना, विंग्स इंडिया 2026 में मिला है उसको इस फील्ड में। बिग्स इंडिया 2026, देखो बिग्स इंडिया 26 इज इंडिया लार्जेस्ट सिविल एविएशन कॉन्फ्रेंस होता है एंड एग्जीबिशन होता है, वहाँ पर उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है इन द एविएशन प्रमोशन। समझ आया? बस इतनी छोटी सी बात है, इतना ध्यान रख लेना। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड रिसीव्ड बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ द एविएशन इकोसिस्टम अराइव अवार्ड एट एरो इंडिया 2026, विंग्स इंडिया 2026, उड़ान समिट के तहत या ग्लोबल एविएशन मीट के तहत? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ कहाँ मिला, इसका ऑप्शन बी होगा, विंग्स इंडिया 2026। ध्यान रखोगे, विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम में मिला है। ठीक है।
अब एक और न्यूज़ है, अभी क्या हुआ कि 100 मीटर की एक स्टील ब्रिज बनी है कहाँ बनी है, ये मुंबई अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन का एक कॉरिडोर चल रहा है, मुंबई से अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन चलेगी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसी रूट पर एक अहमदाबाद के नज़दीक 100 मीटर की स्टील ब्रिज बनी है, स्टील की ब्रिज, ठीक है। इंडिया एम्बिशियस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हैज़ क्रॉस्ड अनदर इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग। 29 जनवरी 2026 को 100 मीटर की लॉन्ग स्टील जो अभी कंप्लीट किया है अहमदाबाद में, ठीक है, बस सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन अहमदाबाद में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 100 मीटर की स्टील ब्रिज कौन से प्रोजेक्ट का नाम है, तो आप ध्यान रखना कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 100 मीटर की स्टील ब्रिज बनी है, लगी है, ठीक है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया का फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इंडिया का फर्स्ट। आप जानते हो कि बुलेट ट्रेन जो चलती है वो पर्टिकुलर एक इनसाइड द सिटी यानी सिटी के अंदर ही चलती है, सिटी में ही चलती है, वो किसी एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट नहीं करती बुलेट ट्रेन। तो ये पहली बार मुंबई से अहमदाबाद में इंडिया की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ये बुलेट ट्रेन चलेगी, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद के लिए। क्वेश्चन है कि 100 मीटर लॉन्ग स्टील ब्रिज रिसेंटली इन न्यूज एज अ पार्ट ऑफ विच प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट का पार्ट है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, आप जानते हो इसको, आई होप कि आप समझते होगे, दिल्ली मेरठ RRTS। तीसरा ऑप्शन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, चौथा ऑप्शन है भारतमाला प्रोजेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट हैं, आई होप कि इनके बारे में आपको आइडिया होगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है। चलो आखिरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। अब देखो एक चीज़ होती है कि कौन सी सिटी टॉप करती है, नुम्बियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026, क्या नाम है, नुम्बियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में कौन सी सिटी टॉप कर रही है। टॉप करने का मतलब कि देखो एक तो कौन सी सिटी में आपका रहना खाना या ट्रांसपोर्ट इन सारी चीज़ें कितनी महंगी पड़ती हैं और कौन सी सिटी में कितनी सस्ती पड़ती हैं। तो कितनी सस्ती कितनी महंगी भाई किसके रेफरेंस में बात करोगे, तो आपको एक बेस लाइन यानी एक रेफरेंस तय करना पड़ेगा, राइट। जब आप वो बेस लाइन तय करोगे किसी चीज़ में तभी तो आप एक रेफरेंस निकालोगे कि भाई यहाँ पर महंगा है यहाँ पर सस्ता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये निम्बियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय सिटी 2026 इसको रिलीज किसने किया है, नोम्बियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय सिटी 2026 इसको रिलीज किसने किया, नोम्बियो ने रिलीज किया, इसलिए नोम्बियो का ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 का कौन निकाला है, हो सकता है उसमें 1 2 3 ऑप्शन दे दे, शायद और भी निकालते हैं, तो नोम्बियो एक उनमें से एक है, ठीक है। तो नोम्बियो निकाला है और नोम्बियो ने निकाला है इसमें कॉस्ट ऑफ सिटी इंडेक्स। तो देखो इसमें नोम्बियो जो है एक न्यूयॉर्क सिटी जो बेस लाइन रखा गया है जिसका इंडेक्स 100 है। अभी मैं बताया कि किसी एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकालेगा, तो नोम्बियो ने न्यूयॉर्क सिटी को एक रेफरेंस माना है जिसका इंडेक्स 100 है। अब इसमें मेन समझने की बात ये है कि भाई जिसका स्कोर 100 से ज़्यादा होगा, अब 100 होगा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी होगी एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क, बिकॉज न्यूयॉर्क का रेफरेंस माना है 100 है। तो 100 से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा मतलब वो सिटी न्यूयॉर्क से ज़्यादा महंगी होगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी रहने के लिए, और अगर जिसका स्कोर 100 से कम होगा वो न्यूयॉर्क के कंपेयर में वो सस्ती होगी रहने के लिए, ठीक है। तो टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा महंगी सिटी की बात हो रही है 2026 में, तो स्विट्जरलैंड की देखो 6 सिटी हैं स्विट्जरलैंड की जो टॉप पर हैं। मतलब आप समझो कि स्विट्जरलैंड की 6 सिटी जो ऊपर से टॉप पर हैं महंगाई के मामले में, जिसमें जूरिक सबसे ज़्यादा महंगा है, सेकंड पर है जेनेवा, थर्ड पर है बेसेल। आप एटलीस्ट दो तो याद ही रखो कि जूरिक को याद कर लो कि पहला हो गया जहाँ सबसे महंगा है, और उसके बाद जेनेवा जहाँ पर बहुत सारी डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो वो सेकंड पर आता है। जूरिक जो है कई बार ये टूरिस्ट जाते हैं जूरिक में घूमने के लिए स्विट्जरलैंड में, तो वो सबसे महंगी सिटी पूरे वर्ल्ड में एज पर द नुम्बियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाकी अब आपका ये लगा है, अब देख लो उसमें से इंडियन सिटी की बात करें कि इंडियन सिटी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, तो देखो इंदौर भोपाल पटना ये 3 रैंक हैं, जो इंदौर की 477 है और भोपाल की 473 एंड पटना जो बिहार की कैपिटल है 470 रैंक है। ये किस मामले में, तो वर्ल्ड लोएस्ट कास्ट अर्बन सेंटर, मतलब यहाँ पर रहना कंपेरेटिवली आसान है। आप समझ रहे हो यहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट की बात हो रही है, वो हाईएस्ट कॉस्ट यानी मोस्ट एक्सपेंसिव की बात थी, यहाँ पर लोएस्ट की बात हो रही है। तो इंदौर भोपाल ये 2 मध्य प्रदेश में है और पटना जो है बिहार की कैपिटल है, समझ आया। फिर और ओवरटेक और बात करें तो कैरो लाहौर कराची तो पाकिस्तान की सिटी अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग रिफ्लेक्टिंग इंडिया रिलेटिवली लो हाउसिंग फूड एंड सर्विस कॉस्ट।
क्वेश्चन है विच सिटी टॉप द लोम्बियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026। न्यूयॉर्क भाई, ये तो बेस रेफरेंस है। सिंगापुर, जूरिक, सिटीजन। तो जूरिक जो है ये फर्स्ट पर आता है एंड जेनेवा जो है ये सेकंड पर आता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव की बात हो रही है, मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। तो आपको क्या करना है, ये सारे करंट अफेयर पढ़ो, एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा इसी चैनल पर आपको सेपरेट प्ले लिस्ट बनी है, किस चीज़ की, क्वांट के एक एक टॉपिक्स की, हर एक चैप्टर की क्वांट की यानी मैथमेटिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। रीजनिंग भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, डीआई की क्लासेस अवेलेबल है, और कुछ आपको जो अच्छे टॉपिक्स हैं स्टैटिक पार्ट के वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें और अपना सुझाव जो भी है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन जरूर करें, अपना सुझाव दें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।